लेकिन अचानक से एक दिन क्लास के बीच में आसमान से एक ब्लैक नोटबुक गिरती है। हाँ, यही है वो रहस्यमय बुक, डेथ नोट। तो एंटायर स्टोरी ऑफ डेथ नोट जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को हाइप भी कर दो। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि हीरो भक्ति एंड शक्ति का पार्ट 2 क्यों नहीं आया, तो भाई लोग गुड न्यूज है, काम उस पे जारी है और नेक्स्ट वीडियो वही आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, इंसानों की दुनिया। ये दुनिया बिल्कुल सैड हो चुकी है। मिलते हैं लाइट यगामी से, एक हाई स्कूल जीनियस, परफेक्ट ग्रेड्स, परफेक्ट रेपुटेशन, लेकिन इंसानियत के लिए 0 मार्क्स। जब उसके क्लासमेट्स क्लास में मस्ती कर रहे होते हैं, लाइट के दिमाग में सिर्फ क्राइम, वॉर, करप्शन, यही साइकिल चल रहा होता है और लाइट के फेस में सिर्फ एक एक्सप्रेशन, डिस्गस्ट। लेकिन अचानक से एक दिन क्लास के बीच में आसमान से एक ब्लैक नोटबुक गिरती है। हाँ, यही है वो रहस्यमय बुक, डेथ नोट। अब स्कूल के बाद लाइट उस नोटबुक को उठाता है और पेजेस पलटना शुरू कर देता है। उसे एक रूल दिखाई देता है जो कि था, द ह्यूमन वाज नेम रिटन इन हिज बुक शैल डाई। अब इस रूल को पढ़ते ही लाइट शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि इस चीज का वर्स्ट केस कुछ भी नहीं हो सकता और बेस्ट केस है एक अपॉर्चुनिटी एज वेल एज ए कर्स। अब शाम को न्यूज आती है, एक हॉस्टेज सिचुएशन। एक वायलेंट क्रिमिनल ने लोगों को गन पॉइंट पे हॉस्टेज बना रखा है और सारी पुलिस और एजेंसीज हेल्पलेस है। उस क्रिमिनल का चेहरा और नाम टीवी पे साफ साफ दिख रहा था। अब लाइट सोचता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डेथ नोट को टेस्ट करने की और वो डेथ नोट को उठाता है और उसका नाम लिखता है और वेट करता है 40 सेकंड के लिए और फिर न्यूज में साफ साफ दिखाई देता है हॉस्टेजेस आर सेफ और क्रिमिनल एकदम से गिर गया बाय हार्ट अटैक। लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, क्या ये सब जो भी अभी हुआ वो रियल है और क्या ये नोटबुक सच में इंसान की जान ले सकती है। अब पहला टेस्ट सक्सेसफुल था, लेकिन लाइट के लिए ये सब सिर्फ एक शुरुआत थी। अब एक दिन घर जाते वक्त लाइट को रोड पे एक बाइकर गैंग दिखाई देती है। वो लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और लाइट उनके लीडर का नाम सुन लेता है और बिना सोचे समझे एक दुकान के अंदर भागता है, नोटबुक खोलता है और उसका नाम लिख देता है। लेकिन इस बार लाइट थोड़ा क्रिएटिव हो जाता है। वो लिखता है डाइज इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्योंकि अगर तुम गॉड बन रहे हो तो थोड़ा ड्रामेटिक टच तो देना पड़ेगा। और 40 सेकंड्स बाद उस बाइकर की बाइक सीधा एक ट्रक में जाके भिड़ जाती है और बाइकर ऑन द स्पॉट मर जाता है। लाइट इस बार भी शॉक था, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई थी कि डेथ नोट एक सच है और लाइट ने 2 लोगों की जान ले ली है। इसी बीच शिनिगामी वर्ल्ड में सब लोग शिनिगामी रियो का मजाक उड़ा रहे होते हैं। क्या रे रियो, अपना नोटबुक खो दिया? लेकिन रियो के चेहरे पे एक ट्विस्टेड स्माइल होती है। ये सब उसका प्लान था और बिना देरी किए वो इंसानों की दुनिया में घुस जाता है एक बड़े मकसद के साथ। अब लाइट अगले दिन घर आता है और अपनी माँ को टेस्ट के स्कोर्स दिखाता है जिसमें उसने फिर से टॉप किया था और वो सीधा अपने कमरे में लॉक हो जाता है। वो डेथ नोट को खोलता है और कैमरा जूम करता है। पूरे पेजेस भर चुके हैं, हर एक लाइन एक नाम, एक मौत। अब ये एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, ये बन चुका है लाइट का मिशन। कुछ लोग जर्नल लिखते हैं और कुछ लोग इनडायरेक्टली दुनिया के पापों को मिटा देते हैं और लाइट उन लोगों में से ही एक है जो इस दुनिया को क्राइम फ्री बनाना चाहता है। लेकिन अचानक से कमरे में एक आवाज गूंजती है, एक भयानक फिगर उसके पीछे खड़ा होता है। लाइट चिल्लाता है, कुर्सी से गिर जाता है। I am the Shinigami Ryuk. पर फिर बस कुछ सेकंड्स बाद वो संभलता है, मुस्कुराता है और कहता है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अब लाइट ड्रू को अपना प्लान समझाता है, मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ कोई भी क्राइम करने से डरे, एक परफेक्ट वर्ल्ड जहाँ लोग इंसाफ के भगवान से डरते रहेंगे और उस दुनिया के ऊपर मैं होऊंगा। र्यूक हंसता है और कहता है जैसा मैंने सोचा था। Humans are so interesting. बस यहीं से शुरुआत होती है लाइट यगामी की कहानी, एक लड़का, एक नोटबुक और एक भगवान बनने का ख्वाब। अब कहानी में आगे एक दिन लाइट क्लास में कामली जापानीज को ट्रांसलेट कर रहा होता है, लेकिन अंदर से खुद को वो एक टाइनी लिटिल गॉड समझ रहा होता है। उसके बाद एक क्लासमेट उसे हैंग आउट करने के लिए बोलता है, पर लाइट के पास टाइम नहीं था। उसके पास एक बड़ा मिशन है, हर क्रिमिनल को इस दुनिया से मिटा देने का। पर मन में वो सोचता है कि अगर मुझे एक आइडियल वर्ल्ड बनाना है तो मुझे अपना हर एक सेकंड अच्छे से यूज करना होगा। र्यूक ये सब चुपचाप देख रहा होता है। लाइट समझ रहा होता है कि स्कूल, स्टडीज और डेथ नोट के बीच उसके पास बहुत कम वक्त है। एक गलती और सब खत्म। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। उसकी छोटी बहन सायू एक इनोसेंट मुस्कान के साथ कहती है, भैया मैथ्स होमवर्क में हेल्प कर दो ना। लाइट तुरंत नोटबुक छुपाता है और अपनी बहन सायू को अंदर आने देता है, लेकिन जैसे ही वो होमवर्क खोलती है र्यूक कैजुअल एक नया रूल ड्रॉ कर देता है, जो भी डेथ नोट को टच करेगा वो मुझे देख पाएगा। If anyone else touches that notebook you've got hidden in the drawer right now, they'll be able to see me too.
लाइट का चेहरा बिल्कुल काम है, एक पोकर फेस, लेकिन अंदर से वो लिटरली शॉक में था कि ये बात मुझे बहुत देर बाद पता लगी। वो अपनी बहन को मैथ समझा रहा है और पीछे रियू कॉर्नर में बैठ के मजे ले रहा है जैसे कोई कॉमेडी डार्क शो चल रहा हो। कट टू ICPO हेडक्वार्टर्स। पूरी दुनिया के बेस्ट डिटेक्टिव्स का मेल्टडाउन चल रहा है। सिर्फ 2 दिन में 52 क्रिमिनल्स डेड, सब हार्ट अटैक से। कोई लीड नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, कोई क्लू नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये मिरेकल है और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये एक मास मर्डर है और मर्डरर के पास एक सुपरनेचुरल पावर है। जब दुनिया के टॉप डिटेक्टिव्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं तब एक नाम बीच में आता है, एल। What's this L they're talking about? We don't know L's real name or whereabouts. In fact, we still don't even know what he looks like. एल कौन है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, किसी को नहीं पता। बस एक बात सबको पता है, एल कभी कोई भी केस नहीं आ रहा और उसने दुनिया के टॉप केसेस सॉल्व किए हैं और अब वो एक नए मिस्ट्री किलर को पकड़ने के लिए रेडी है। वो कहता है ये किलर जापान में है और यहीं से शुरू होती है किरा वर्सेस एल की डेंजरस गेम। लाइट को अब एक अजीब सा डर महसूस होता है, जैसे उसके हर मूव पर कोई नजर रख रहा हो। लाइट अपना नेक्स्ट प्लान रेडी कर रहा है। वो अपने डेस्क में एक हिडन कंपार्टमेंट बनाता है, ऊपर एक डायरी और उसके नीचे एक फॉल्स बटन जिसके अंदर छुपा है डेथ नोट। अगर कोई गलत तरीके से डोर को खोलने की कोशिश करेगा तो पूरा डेथ नोट जलकर राख हो जाएगा। अब ये सब रियूक देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। लाइट कामली कहता है अगर किसी ने डेथ नोट छू लिया या ढूंढ लिया तो मैं पूरा घर जला दूंगा, लेकिन ये सीक्रेट किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा। और ऑनेस्टली एनिमे की दुनिया में ये सब बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। लाइट के लिए ये सब एक चॉइस बन गया है, फांसी या छोटी सी आग। मीनवाइल दुनिया भर में लाइट को एक नया नाम दे दिया गया है, किरा। मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है पर इंटरनेट पे तूफान मच गया है। अनोनिमस फोरम्स पे डिबेट्स, वर्शिप पोस्ट और फैन थ्योरीज। किरा इज आवर सेवियर, किरा विल फिक्स दिस रॉटन वर्ल्ड, और भी बहुत कुछ। अब लाइट को लोग एक सेवियर मानते हैं जो कि दुनिया को बचा लेगा इस क्राइम से। अब टीवी की स्क्रीन फ्लिकर करती है, एक स्पेशल लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होता है डायरेक्टली फ्रॉम ICPO। टीवी स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई देता है, सूट पहने हुए, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। वो कहता है I am Lind L. Taylor, otherwise known as L. पूरी दुनिया के लिए एक शौक था। एल दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव पहली बार अपना चेहरा क्यों दिखा रहा है? इवन पुलिस ऑफिसर्स भी डिसबिलीफ में थे। एल स्क्रीन पर देखता है और किरा को ओपनली चैलेंज करता है, यू आर अ मर्डरर और तुम भी जल्द ही पकड़े जाओगे क्योंकि तुम एक इविल हो। लाइट के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। इविल? मुझे इविल कह रहा है? एक सेकंड के अंदर लाइट नोटबुक खोलता है और लिखता है, एल I'm the one who become the god of a new world that everyone desires. जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो दुनिया में ही नहीं रहेगा। और वेट था 40 सेकंड्स का। बस 40 सेकंड्स में टीवी में दिखाई देता है एल सीधा जमीन पर गिर जाता है, हार्ट अटैक। अब इसी चीज पे लाइट हल्का सा स्माइल करता है। सो दिस वाज एल द ग्रेट जीनियस, गेस ही वाज़न्ट सो स्मार्टर आफ्टर ऑल। लेकिन फिर स्क्रीन ब्लिंक करती है और एक बड़ा व्हाइट सिंबल दिखाई देता है, एल। एक न्यू वॉइस गूंजती है, वो आदमी मैं नहीं था, वो बस एक डिकॉय था। लाइट के चेहरे का रंग उड़ जाता है और ये सब एल का ही ट्रैप था। एल कहता है ये ब्रॉडकास्ट वर्ल्ड वाइड नहीं था, सिर्फ जापान के कैंतो रीजन में टेलीकास्ट हुआ था और तुमने अपनी लोकेशन खुद ही रिवील कर दी। लाइट समझता है उसका पहला विक्टिम भी जापान में था और अब एल ने उसके ऑपरेशंस एरिया को नैरो कर दिया था। इट वोंट बी टू लॉन्ग फ्रॉम नाउ बिफोर आई सेंटेंस यू टू डेथ। एल के डिडक्शन स्किल्स को देखकर पुलिस हैरान थी। उनके लिए एल अब एक लेजेंड बन गया था, लेकिन लाइट के अंदर गुस्सा उबल रहा था। वो टीवी के स्क्रीन को घूरता है और सोचता है, एल तू चाहता है चैलेंज तो चैलेंज मिलेगा। यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा डेंजरस गेम, किरा वर्सेस एल। अब ICPO हेडक्वार्टर्स में एजेंट्स को पता लगता है कि किरा एक स्टूडेंट है एंड वो अभी जापान। अब लाइट सोचता है अगर मैं डेथ का टाइम कंट्रोल कर सका हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बस उसी मोमेंट उसका गेम इवॉल्व हो जाता है। अब कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न है ही नहीं। अब लोग रैंडम आवर्स पे मर रहे हैं, क्लास के बीच में, क्लब मीटिंग के दौरान, इवन जब लाइट खुद स्कूल में होता है। अगर किरा एक स्टूडेंट है तो टेस्ट लिखते हुए नाम कैसे लिख सकता है? मे बी ही इज टू गुड एट मल्टीटास्किंग। लेकिन एल इजीली फूल होने वाला नहीं था। सिर्फ कुछ दिनों में ही 48 न्यू डेथ, हर एक डेथ एग्जैक्टली 1 घंटे के टाइम डिफरेंस पे थी। एल के आंखों में सस्पिशन चमका है। सो किरा अब शो ऑफ कर रहा है कि वो डेथ का टाइम भी कंट्रोल कर सका है। वहीं लाइट के घर में लाइट ऑलरेडी 2 स्टेप्स अहेड है। वो रियो को कहता है अगर एल ने पुलिस पर डाउट करना शुरू किया तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और जब वो उन्हें क्वेश्चन करेगा तो उसका खुद का सीक्रेट सामने आएगा और जैसे ही एल की आइडेंटिटी रिवील होगी मैं वो
उसका तुरंत नाम डेथ नोट में लिख दूंगा और खेल खत्म। और इसका असर भी दिख रहा था। एनपीए हेडक्वार्टर्स में 3 ऑफिसर्स सोशिरो के ऑफिस में आते हैं, हाथ में रेजिग्नेशन। उन लोगों का कहना था कि उनकी आइडेंटिटी भी रिवील हो चुकी है और वो नेक्स्ट हो सकते हैं, इसलिए वो अपना काम छोड़ रहे हैं। और यही मूवमेंट था जहाँ जापान का लॉ एंड ऑर्डर क्रैक हो रहा था। एल ये सब ऑब्जर्व कर रहा था और वो चुप नहीं बैठा। वतारी उसे इन्फॉर्म करता है एफबीआई अब जापान में आ चुकी है, मिशन इन्वेस्टिगेट द पुलिस देमसेल्व्स। मतलब अब एफबीआई भी पुलिस को इन्वेस्टिगेट करेगी। अब घर लौटे हुए लाइट जब रात को घर जा रहा होता है तभी रियुको से बोलता है कि लाइट कोई हमें फॉलो कर रहा है और ये चीज क्लियर करता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ और मैंने तुम्हें ये चीज बताई क्योंकि मैं इससे क्रीप आउट हो गया हूँ। और यही वो मोमेंट था जहाँ से असली गेम चालू हुआ। और उसी रात लाइट के कमरे में एक डिम लाइट में उसके बाद रियू घर पर लाइट को एक और सीक्रेट बताता है शिनिगामिस के बारे में। वो बताता है कि जैसे ह्यूमंस ग्रीड, रिवेंज या जस्टिस के लिए डेथ नोट को यूज करते हैं वैसा शिनिगामिस में नहीं है। शिनिगामिस यूज करते हैं डेथ नोट ताकि वो अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सके। रियू के येलो आइस लाइट की तरफ घूर रहे होते हैं। वो ऑलरेडी जानता है लाइट के पास कितने दिन बचे हैं। फिर रियू एक ऑफर देता है, मैं तुम्हें अपना शिनिगामी आइस दे सकता हूँ, बस एक नजर में किसी का नाम और उसका लाइफ स्पैन तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये सुनते ही लाइट के हाथ रुक जाते हैं। ये पावर उसे अनस्टॉपेबल बना देगी। नो मोर न्यूज, नो मोर डेटा, नो मोर बैरियर्स, बस एब्सोल्यूट कंट्रोल। लेकिन एक कंडीशन है, उसे अपनी आधी जिंदगी रियू को देनी पड़ेगी। मतलब उसका आधा लाइफ स्पैन अब रियू के कंट्रोल में होगा। रियू हंसते हुए पूछता है, तो क्या करना है लाइट? क्या तुम इस पावर के बदले मुझे आधी जिंदगी दोगे? क्योंकि गॉड को हमेशा जीने की जरूरत नहीं होती है। और यही बोल के रियू हंसता है और कहता है, इट्स योर चॉइस। अब दिन बीते जाते हैं लेकिन लाइट का ऑब्सेशन डेथ नोट से बहुत गहरा होता जा रहा है। अब वो डेथ नोट को एक टॉय की तरह ट्रीट करने लगता है। वो लिखता है, कमांड्स देता है, टाइमिंग सेट करता है और हर टेस्ट एकदम परफेक्ट रिजल्ट्स देता है। अब उसके लिए एक मर्डर नहीं, डेटा कलेक्शन है। हर लाइफ एक प्रूफ है कि लाइट यागामी दुनिया पे रूल करने के लिए तैयार है। लाइट्स मर्डर करते जाता है और पुलिस को मिलते हैं बहुत सारी डेथ। अब सिर्फ हार्ट अटैक नहीं और बहुत सारे कारण थे डेथ्स के। अब पुलिस हर चीफ यागामी फाइल्स देखता है। दिस इजंट रैंडम एनीमोर और ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब प्री प्लान है। एल साइलेंट रहता है और थोड़ी देर बाद कहता है, मीडिया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए हमारे अगले एक्शन के बारे में। अगर किरा को कुछ भी पता लगा तो वो अपनी स्ट्रेटेजीज बदल देगा। लेकिन लाइट ने अपने बेडरूम में अपने लैपटॉप के सामने स्मर किया। उसने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क हैक कर लिया है और वो सोचता है कि अगर एल कुछ भी छुपा रहा है तो इसका मतलब है कि एल मेरे से डर रहा है और यही मेरी जीत है। लेकिन किरा सोचता है कि एक प्रॉब्लम अभी भी है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, हमेशा पीछे, हमेशा देखते हुए। तो लाइट बनाता है अपना नेक्स्ट मूव जो स्टॉकर का नेम रिवील कर देगा। अगली सुबह लाइट कैजुअली अपनी क्लासमेट यूरी से कहता है, हे वीकेंड पे एक न्यू थीम पार्क खुला है, क्या हम डेट पे चल सकते हैं? ये सब हमें कैजुअल लगता है पर ये सब उसका एक प्लान था, क्योंकि लाइट यागामी सिर्फ एक डेट पर नहीं जा रहा था, वो एक एग्जीक्यूशन प्लान कर रहा था। लाइट को डेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो यूरी को यूज कर रहा था स्टॉकर की आइडेंटिटी रिवील करने के लिए। अब लाइट यूरी के साथ डेट पर जाता है, दोनों बस में चढ़ते हैं। उन दोनों के साथ ही साथ स्टॉकर भी बस में चढ़ता है। अभी तक सब नॉर्मल लग रहा था, तभी अचानक से केओस एक हाईजैकर बस में घुस जाता है। उसका नाम किरो ओसेरेटा जो एक ड्रग डीलर और मर्डरर है और हाल ही में न्यूज में छाया हुआ था। अब हाईजैकर ड्राइवर के सर पे गन रखे वो बस का कंट्रोल मांगता है। लाइट बिल्कुल शांत था। यूरी को एक नोट पास करता है, उसमें वो लिखता है कि वो अपने फादर के सिखाए टेक्निक से हाईजैकर को रोक देगा। लाइट हाईजैकर को रोकने के लिए कुछ करने ही वाला होता है, तभी उसके पीछे बैठा स्टॉकर उसके कान में बोलता है, प्लीज स्टॉप। लेकिन लाइट उस पर शक करके वापस पूछता है, तुम हाईजैकर के साथ काम कर रहे हो क्या? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम उसके साथ ही नहीं हो? और हम तुम पर ट्रस्ट क्यों करें? अब स्टॉकर ये सब प्रूव करने के लिए लाइट को अपनी FBI आईडी दिखाता है और लाइट को फाइनली जो चाहिए था वो मिल जाता है। उस स्टॉकर की आइडेंटिटी, उसका नाम था रे पेनबर। लेकिन ट्रैप अभी खत्म नहीं हुआ था। लाइट का एक नोट गलती से आयल में गिर जाता है और हाईजैकर उसको उठा लेता है। हाईजैकर उस पेज को देखा है पर उसमें सिर्फ नॉर्मल बातें लिखी हुई थी। लेकिन लाइट का ये सब एक प्लान था। वो पेज एक्चुअली एक पेज है फ्रॉम द डेथ नोट बुक। जैसे ही हाईजैकर उस पेज को टच करता है उसको रियुक दिखना चालू हो जाता है। हाईजैकर डर से फ्रीज हो जाता है जब शिनेगामी मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और हाईजैकर रियुक को देख के पैनिक हो जाता है और उस पे गन से शॉट फायर करने लग जाता है। लेकिन जब रियुक को शॉट से कुछ नहीं होता तो हाईजैकर बस को रुकवा
देता है और उससे कूद जाता है, और जैसे ही वो बस से कूदता है और उसे एक वाइट सेडन आके उड़ा देती है। ये सब देखने के बावजूद लाइट बिना डिस्टर्बेंस के बस में बैग पे जाके बैठ जाता है, और पुलिस जब आती है उससे पूछताछ करती है तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वहीं रे पेनबर बिना कुछ करे वो सीन छोड़ के भाग जाता है। लाइट अपनी डेट कंटिन्यू करता है, पर उसके दिमाग में अब रे की डेथ का प्लान चल रहा होता है। उसे बस सही मौके का इंतजार था। अब इस सब के बाद रे पेनबर अपने होटल रूम वापस जाता है जहाँ उसकी फियांसे उसका वेट कर रही थी, और वो अपनी फियांसे से बताता है कि लाइट यागामी कीरा नहीं है, वो तो बस एक स्मार्ट जीनियस स्टूडेंट है। अब ये बस इंसिडेंट के बाद लाइट एक हफ्ते तक कुछ नहीं करता, बस प्लान बनाता है रे पेनबर को अपने रास्ते से हटाने का। फिर दिन आता है 27 दिसंबर का, वो दिन जब लाइट प्लान बनाता है रे पेनबर को खत्म करने का। अब लाइट और यूक एक क्राउडेड अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर में थे। लाइट कैजुअली रे के पीछे से अप्रोच करता है, मिस्टर रे पेनबर पलट जाओ वरना तुम यही मारे जाओगे। मैं Kira. रे ये सब सुन के फ्रीज हो जाता है। लाइट अपनी पावर तुरंत प्रूव करने के लिए साइड में खड़े एक आदमी को अपनी डेथ नोट की पावर से मार देता है। रे समझ जाता है कि ये कीरा ही है, और अब कीरा सीधा उसके पीछे खड़ा है। लाइट रे को एक एनवलप देता है और साथ ही साथ एक ऑर्डर भी कि सामने वाली ट्रेन में चढ़ जाओ, और अगर तुमने मेरा ये ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो यहाँ बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। और लाइट रे को एक ईयरफोन भी देता है कम्युनिकेट करने के लिए। अब दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लाइट रे से पूछता है कि जापान में कितने FBI एजेंट हैं। रे उसे बताता है 4 टीम्स 3 एजेंट्स पर टीम में हैं, मतलब टोटल 12 एजेंट्स हैं। ट्रेन के अंदर रे एनवेलप खोलता है, उसमें उसे डेथ नोट का एक पेज मिलता है, और लाइट उसे बोलता है कि इस पेज पे सारे FBI एजेंट्स के नाम लिख दो। रे सारे FBI एजेंट्स के नाम लिख देता है, और ट्रेन से उतरते ही उसका हार्ट रुक जाता है। लाइट का परफेक्ट प्लान बिल्कुल वैसे ही अनफोल्ड होता है जैसे उसने सोचा था। Light Yagami. Farewell, Ray Penber. जापान के सारे FBI एजेंट्स अचानक से मरने लग जाते हैं। 12 FBI एजेंट्स की डेथ के बाद पूरा सिस्टम हिल जाता है। पैनिक हर जगह स्प्रेड हो रहा होता है। NPA ओपनली एल की लीडरशिप पर सवाल उठाती है। अमेरिकन गवर्नमेंट भी इस केस से हाथ खींच लेती है। FBI एजेंट्स को वापस बुला लिया जाता है क्योंकि कोई भी अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब ये सब देखकर रे पेनबर की फियांसे जो खुद एक FBI एजेंट थी, अब कीरा को खुद इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। अब कीरा के डर के मारे ज्यादातर जापानीज पुलिस ऑफिसर्स रिजाइन कर देते हैं। आखिर में बस 5 लोग बचते हैं, एलो नतारी को छोड़कर। अब लाइट के घर पर चीफ यागामी फाइनली अपनी फैमिली को बताता है कि वो कीरा केस पर लीड कर रहा है। लाइट बिल्कुल इमोशनल टोन में कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू डैड, अगर आपके साथ कुछ भी हुआ तो मैं खुद कीरा को पकड़ के उसे मार दूंगा। Make sure he gets executed. यहाँ लाइट की एक्टिंग देखकर हम सबको आंसू आ गए। अब इतनी सारी गड़बड़ी के बीच एल पर्सनली रिमेनिंग ऑफिसर्स को अपने होटल रूम में बुलाता है। ये उसका वे है उन पर ट्रस्ट दिखाने का। उस रात जब ऑफिसर्स एल के रूम में एंटर करते हैं, वो पहली बार उसका चेहरा देखते हैं और सब शॉक में थे कि ये एल है। और फाइनली एल टास्क फोर्स से मिलता है फेस टू फेस, और वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उन लोगों ने सोचा था। कोई बड़ा डिटेक्टिव नहीं, कोई सूट वाला हीरो नहीं, बल्कि एक मेसी हेयर बेयरफुट बंदा जो अपना कॉफी मग ऐसे पकड़ता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसी पर चल रही हो। फिर एल सबको बोलता है कि सब अपना फोन ऑफ कर दो, क्योंकि अपेरेंटली उसको रिंगटोन्स का साउंड पसंद नहीं था। और वो सबको बोलता है कि कोई नोट्स भी नहीं लेगा, क्योंकि उससे भी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। और एल उन सबसे बोलता है कि मुझे एल मत बुलाओ, कॉल मी रियूजाकी। अब कॉफी में शुगर भर के एल अपनी एनालिसिस शुरू करता है। वो कीरा के एक एक मूव को स्टडी करता है। डिटेक्टिव सजेस्ट करते हैं क्रिमिनल्स के नाम मीडिया में देना बंद कर देते हैं, तब कीरा किसी को मार नहीं पाएगा। सुनने में लॉजिकल लगता है पर ये है नहीं। एल कामली बोलता है, Kira is childish and he hates losing. But how do you... Just what do you mean? कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एल से पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। तो एल कहता है बिकॉज आई एम चाइल्डिश टू, और वो कहता है चाइल्डिश पर जीनियस। एल के डिडक्शंस अब और भी शार्प हैं। वो पिन पॉइंट करता है दिसंबर 19, वही दिन जब लाइट को पता चला था कि FBI उसका पीछा कर रही है। एल एडमिट करता है कि वो अभी भी हार रहा है क्योंकि उसका फेस एक्सपोज हो चुका है। और वो एक और बात बोलता है कि एल कभी लाश में नहीं हारता। वहीं लाइट को रियलाइज होता है कि उससे गलती हो गई है। 19 दिसंबर वाले दिन ये छोटा सा एविडेंस भी उसके लिए बहुत मैटर करता था, पर वो पैनिक नहीं करता। उसके बाद उसके फादर उसे पुलिस हेडक्वार्टर्स बुलाते हैं कुछ कपड़े देने के लिए, और लाइट के लिए ये परफेक्ट एक्सक्यूज बन जाता है इन्वेस्टिगेशन के बीच घुसने का। अब हेडक्वार्टर के अंदर लाइट कुछ इंटरेस्टिंग सुन लेता है। एक वुमेन ट्राई कर रही होती है एल के टास्क फोर्स से बात करने की कीरा केस के बारे में। उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ कोई भी टीम का मेंबर नहीं था। लाइट अपना दिमाग चलाता है और एज अ हेल्पफुल सिटीजन वो फौरन वॉलंटियर करता है। वो बोलता
बोलता है मैं ये इन्फॉर्मेशन अपने फादर तक पहुंचा दूंगा, आप मेरे को बता दो। और वो वुमेन उसके बातों में आ जाती है। उसे लगता है कि वो किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से बात कर रही है, लेकिन उसे क्या पता था उसने अपने सबसे खतरनाक दुश्मन से ही बात करना चालू कर दिया है। लेकिन वो वुमेन कोई रैंडम सिविलियन नहीं थी, वो थी रे पेनबर्ग की फियांसे, एक फॉर्मर FBI एजेंट। और सबसे डेंजरस बात, उसे ऑलरेडी शक था कि गिरा बिना हार्ट अटैक के भी मार सकता है। लाइट ने महीनों तक परफेक्ट प्रिसीजन के साथ काम किया था, हर किसी से 10 कदम आगे, और अब वो एक इंसान के सामने खड़ा था जो उसका पूरा गेम बर्बाद कर सकती है। पर क्या लाइट पैनिक करता है? बिल्कुल भी नहीं। वो मुस्कुराता है क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है। रियूक अपनी जगह से सब देख रहा होता है, लिटरली एंजॉय कर रहा होता है। और जब वो वुमेन अपना नाम बताती है, शोको माकी, रियूक का वो लाउड क्रीपी लाफ सुनाई देता है। वो सोचता है कि सत्यानाश, इस औरत का भी गेम खत्म होने वाला है। अब लाइट डेथ नोट के पेज पर लिखता है शोको माकी एंड कॉज ऑफ डेथ सुसाइड। लाइट वेट करता है कि कुछ ना कुछ तो होगा, पर वो वुमेन बिल्कुल अनअफेक्टेड थी। लाइट पेज को स्क्विंट करके देखता है, तब उसे याद आता है कि ये उसका असली नेम नहीं है। और अब उसके पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, अगर वो औरत बच गई और उसने ये सब पुलिस को बता दिया तो लाइट का खेल खत्म हो जाएगा। रियूक फिर से अपनी विक्ड स्माइल से बोलता है व्हाई नॉट मेक द शिनिगामी आइस डील। लाइट सोचता है क्या मैं अपनी आधी लाइफ दूंगा सिर्फ उसका रियल नेम जानने के लिए, और ये वही डील है जिससे वो हर इंसान का नाम और लाइफ स्पैन देख सकता है अपनी आधी लाइफ के बदले में। मीनवाइल एल भी चुप नहीं बैठा, वो अपनी टास्क फोर्स को न्यू गैजेट्स देता है, उनके कपड़ों में हिडन डिस्टेंस सिग्नल्स। अगर कीरा करीब आता है तो वो सिस्टम को अलर्ट भेजेगा। उन्हें फेक आईडीज भी मिलती है ताकि उनकी रियल आइडेंटिटी सेफ रहे। थोड़ी देर बाद ही नाओमी फिर से पुलिस हेडक्वार्टर जाने के लिए निकल जाती है, पर लाइट उसे बीच में इंटरप्ट कर देता है। वो कामली बोलता है कीरा इन्वेस्टिगेटर से मिलना मुश्किल है, उनकी आइडेंटिटी रिस्क हो सकती है। नाओमी रिवील करती है कि वो पहले एल के अंडर काम करती थी और अब उससे मिलने के लिए डेस्परेट है। लाइट अपना चार्म ऑन करता है और बोलता है मैं टास्क फोर्स का मेंबर हूँ, तुम भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकती हो, बस एक आईडी दिखानी पड़ेगी। नाओमी तुरंत अपना ड्राइवर्स लाइसेंस निकालती है, उसमें लिखा होता है उसका रियल गवर्नमेंट नेम, और बस गेम ओवर। लाइट उसका नेम डेथ नोट में लिख देता है और वो कामली कहता है बिकॉज आई एम किरा। नाओमी की आंखें ब्लैंक हो जाती है और वो भी डेथ नोट की वजह से मारी जाती है। अब कहानी में आगे एल और उसकी टास्क फोर्स ग्रीन टी आइसक्रीम खा रहे होते हैं जैसे उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो ही ना। एल रे पेम्बर के लास्ट मोमेंट्स को एनालाइज करता है, ट्रेन, एनवेलप और उसकी डाइंग एक्सप्रेशन, और वो सोचता है क्या कीरा उस ट्रेन में था। फिर एक और ट्विस्ट, नाओमी मिश्रा मिसिंग है, अपने फियांसे की डेथ के एक दिन बाद वो भी गायब। एल की टीम सोचती है कि शायद ग्रीव की वजह से उसने सुसाइड कर लिया हो। एल कामली कहता है नहीं, उसकी मौत के पीछे कुछ और कारण है। अब एल को नाओमी का डिसअपियरेंस कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस लग रहा था। उसे याद आता है कि ये वही वुमेन है जिसने एक पुराने केस में उसका साथ दिया था। लेकिन तभी एल के दिमाग की घंटी बजती है और वो सोचता है कि शायद नाओमी किरा के बहुत क्लोज आ गई थी और उसी ने उसको मरवा दिया। लेकिन ये असम्पशन अभी कंफर्म नहीं था। एल अपना फोकस नैरो करता है, रे पेनबर्ग की इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स खोलता है और दो फैमिलीज पे नजर टिकाता है, यगामी फैमिली और डिप्टी डायरेक्टर्स हाउस होल्ड। मैं दोनों घरों में वायर टैप्स और हिडन कैमरास लगवाना चाहता हूँ, एल कामली अनाउंस करता है। बाकी टास्क फोर्स मेंबर्स एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उन्हें डिसीजन इनएप्रोप्रिएट लगता है। पर लाइट के फादर सोइचिरो यागामी एकदम इरप्ट करते हैं। वो कहते हैं अगर हमें इस क्रिमिनल को पकड़ना है तो हमें सब कुछ करना होगा। एल स्माइल करता है क्योंकि उसे परमिशन मिल गई थी। दूसरी तरफ लाइट घर जा रहा होता है और ये कोई बड़ी दिक्कत है कि उसके एप्पल्स खत्म हो गए हैं, बिकॉज एप्पल्स आर लाइक अल्कोहल एंड सिगरेट्स फॉर अ शिनिगामी। र्यूक लिटरली हिलने लगता है और करतब दिखाने लगता है रोड पर। लाइट इरिटेट होकर उसको कहता है बस करो र्यूक, नो एप्पल्स फॉर नाउ। अब लाइट घर पहुंचता है और उसको कुछ अलग फील होता है। रूम खाली है बट कुछ ऑफ लग रहा है। एक पीस ऑफ पेपर डोर के बीच अटका हुआ है, पेंसिल लेड हिंज में फंसी हुई है और डोर नॉब थोड़ा नीचे है। उसे पता लग गया था कि कोई उसके घर में आया था और वो समझ जाता है कि उसके घर में कैमरास लगाए गए हैं। वो र्यूक को कहता है अगर तुमने सब कैमरास नहीं ढूंढे तो तुम्हारा एप्पल हमेशा के लिए बंद। और बस ये सुनकर र्यूक काम पे लग जाता है और 10 सेकंड में घर के सारे कैमरास ढूंढ लेता है, 64 कैमरास सिर्फ लाइट के रूम में। अगली शाम डिनर टेबल पे लाइट की सिस्टर टीवी ऑन करती है। एक रोमांस ड्रामा चल रहा होता है स्टारिंग हिडेकी ryuga। उसी वक्त एक फेक न्यूज रिपोर्ट आती है 1500 FBI एजेंट्स जापान में भेजे गए हैं। लाइट ये न्यूज देखते ही बोलता है कि ये ट्रैप है किरा को पकड़ने के लिए, और इसी से एल इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि एल और लाइट के फादर कैमरा से सब देख रहे होते हैं
और एल को लाइट सस्पिशियस भी लगता है। लाइट रियलाइज करता है दिस इज अ ट्रैप और उसके पास एक जीनियस प्लान है। उसके पास एक मिनी टीवी है जो उसने चिप पैकेट के अंदर छुपा रखा है। राइट हैंड से वो इनोसेंट स्टडी नोट्स लिखता है और लेफ्ट हैंड से सीक्रेटली डेथ नोट में क्रिमिनल्स के नाम। एक परफेक्ट प्लान है को पागल बनाने का। नेक्स्ट डे वो कैजुअली गार्बेज ट्रक के पास जाता है अपना ट्रैश फेंकने, जिसमें एक सीक्रेट टीवी भी होता है। ट्रक इस टीवी को क्रश कर देता है और एविडेंस खत्म। रुक साय करता है कि वो टीवी तुमने $400 में खरीदा था और लाइट बोलता है कि ये चीज वर्थ इट थी मेरे भाई। अब एल अपनी टास्क फोर्स को अपडेट करता है कि उसे फुटेज में कुछ डायरेक्टली सस्पिशियस नहीं मिला, पर मुझे लगता है कीड़ा हमारे बीच में ही है। ही रिमूव्स ऑल द कैमरास एंड वायर टैप्स, लेकिन उसने अपना रियल प्लान अभी भी किसी को नहीं बताया था। अगले दिन रियू अनाउंस करता है कैमरास आर गोन और ये सुन के लाइट फाइनली रिलैक्स करता है और फिर वो निकल जाता है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। पर जैसे एग्जाम देने वो बैठता है, प्रॉक्टर चिल्लाता है स्टूडेंट 162 यू आर सिटिंग इनकरेक्टली। लाइट अपना हेड थोड़ा घुमाता है और सामने उसको एक रहस्यमय आदमी दिखता है जो कि था एल। और यही मोमेंट था जहां दोनों पहली बार फेस टू फेस मिले थे, दुनिया के दो सबसे इंटेलिजेंस माइंड एक ही फ्रेम में। मीनवाइल शिनिगामी वर्ल्ड में ryuk के दोस्त लिटरली गॉसिप कर रहे होते हैं वो ryuk अभी तक वापस क्यों नहीं आया। उनके लिए शॉकिंग है कोई शिनिगामी इंसानों के साथ इतना लंबा टाइम कैसे बिता सकता है। क्लियरली ryuk का ऑब्सेशन ह्यूमन वर्ल्ड के साथ बढ़ता ही जा रहा है और वो अलग लेवल पर है। बस ऐसे ही 3 मंथ्स बीत जाते हैं। लाइट एज ऑलवेज एसीसी एंट्रेंस एग्जाम, उसे मिल जाता है एडमिशन 2O यूनिवर्सिटी में और ryuk तो लिटरली उससे ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन एक ट्विस्ट, लाइट को एक और टॉपर के साथ स्टेज शेयर करना है और जैसे ही वो देखता है कौन है दूसरा स्टूडेंट, वो लिटरली फ्रीज हो जाता है। इट्स हिम द गाय फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जाम और कोई नहीं एल ही था जो अब एक नए नाम से जाना जा रहा है हिडेकी ryuga। और जैसे कि हिडेकी ryuga एक एक्टर का भी नाम था तो सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि ये कहीं वही तो नहीं है। अब दोनों स्टेज पे खड़े थे। लाइट तो बढ़िया कॉन्फिडेंस में था लेकिन एल ऐसा लग रहा था जैसे 3 दिन से सोया ना हो। स्पीचेस के बाद एल कैजुअली लाइट के पास आता है और विस्पर करता है मुझे पता है तुम्हारे फादर पुलिस में है और तुम्हारा उनसे कनेक्शन भी है। लाइट के अंदर पैनिक वेव आती है पर उसका फेस हमेशा की तरह काम था और तभी एल क्वाइटली कहता है बाय द वे आई एम एल। लाइट का दिमाग लिटरली शॉर्ट सर्किट कर देता है। क्या अगर वो सच में एल है तो खुद की आइडेंटिटी रिवील क्यों करेगा। आउटसाइड लाइट स्माइल्स पोलाइटली आई रिस्पेक्ट एल अलॉट, लेकिन अंदर से उसका दिमाग उड़ा हुआ था। अब लाइट सोचता है कि अगर डेथ नोट में मैं हिडेकी ryuga लिखूंगा तो या तो वो एक्टर मर जाएगा या तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा और अगर वो कुछ और ट्राई करता है तो वो एल को सस्पिशियस लगेगा। सेरेमनी के बाद एल कैजुअली लाइट को बोलता है सी यू लेटर और एक लिमिजिन में बैठ के चले जाता है जिसका ड्राइवर था वातारी और लाइट वहीं बस खड़ा था कोल्ड और साइलेंट रेज के साथ। उसे समझ आ गया था कि ये सब एक ट्रैप है और अब लाइट का मिशन था एल का पूरा नेम जानना। एंड गाइस इफ यू वांट टू नो कि डेथ नोट का आखिर पूरा राज क्या है और क्या एल ने लाइट यागामी को पकड़ लिया था और क्या था वो सीक्रेट जो ryuk के बताते ही लाइट एकदम शॉक हो जाता है, तो ये सब जानने के लिए कमेंट कर दो पार्ट 2 टारगेट है 1000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स। और भाई जाते जाते एक और बार याद दिला देता हूँ कि वीडियो को हाइप कर देना और पिछली वीडियो हीरो भक्ति एंड शक्ति की एंटायर स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। अगर किसी ने वो अभी तक नहीं देखी तो जाके देख लो। तब तक के लिए सी यू सून एंड गुड बाय।